हेलो एवरीवन। आप सबका थिंक साइकोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग असाइनमेंट के सॉल्यूशंस देख रहे हैं। हमने लास्ट वीडियोस में टोटल एमपीसी 005 तक असाइनमेंट के सॉल्यूशंस देख लिए हैं। राइट, 1 2 3 4 5 हमने कंप्लीट देख लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, या तो आप मेरे चैनल पे जाके वहां से आप डायरेक्टली वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है ये एमपीसी 006 के लिए होने वाला है, विच इज स्टेटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। है ना, इसके हम क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशंस देखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये असाइनमेंट्स जो हम ये जो सॉल्यूशन सीरीज देख रहे हैं ये सिर्फ जुलाई 2024 एंड जनवरी 2025 सेशंस वालों के लिए है। जो लोग प्रीवियस सेशंस के हैं, जैसे जो लोग जुलाई 2023 एंड जनवरी 2024 सेशंस वाले हैं, उनके लिए भी हमारे वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। राइट। अगर आप लोग इस सेशन वाले हैं तभी आप लोग ये वीडियो देखिए, आप लोग के काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो हम एमपीसी 006 का वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, इसके हम लोग सारे सॉल्यूशंस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंट सॉल्यूशंस है ना, क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशंस देखेंगे। एंड क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है तो हम समझेंगे भी कि कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। राइट, अगर आप लोग चाहते हो आप लोग ऐसे वीडियो को पॉज करके या बार बार वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आंसर्स नोट करो, इससे बढ़िया है कि आप मेरे से सीधा असाइनमेंट ले सकते हो, सीधा मेरे से ये पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, सारे पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, जस्ट 55 रुपीज में आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक, मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए। ठीक है, और मेरे को मैसेज कर सकते हो कि आपको ये पीडीएफ चाहिए। ठीक है, जस्ट 55 रुपीज में आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हो ये आप ही का असाइनमेंट है ना, क्वेश्चंस आप लोग मैच कर लेना। ओके, सो सबसे पहला हम लोग देखेंगे सेक्शन ए। तो सेक्शन ए जो है जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं। राइट, और तीनों क्वेश्चंस 15-15 मार्क्स के हैं एंड टोटल मार्क्स 45 मार्क्स है। मतलब यहाँ पे जो आंसर्स आपको लिखने हैं वो 1000 वर्ड्स में होने चाहिए। राइट, आंसर्स लेस देन 1000 वर्ड्स में नहीं होने चाहिए, 1000 वर्ड से ज्यादा हो सकते हैं, कम में मत लिखिएगा, बिकॉज कोशिश यही रहती है कि आंसर्स जो होने चाहिए ना वो 1000 वर्ड्स में होने चाहिए। तो दैट इज योर सेक्शन ए। फिर इसके बाद हम सेक्शन बी देखेंगे जहां पे आपको आंसर्स 400 वर्ड्स में लिखना है। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन सी, जिसके क्वेश्चंस के आंसर्स हमें सिर्फ 50-50 वर्ड्स में लिखने हैं, मतलब एक छोटा छोटा पैराग्राफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से विदाउट एनी डिले। ठीक है, सेक्शन ए से हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्राइब एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब मेरे वीडियोस में आपको क्या यूनिक मिलेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे सॉल्यूशंस आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। द सॉल्यूशंस आर टोटली जेन्युइन। है ना, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से कॉपी किया हुआ है। ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो। सारे सॉल्यूशंस बुक से मैच करते हैं, आपके सारे पॉइंट्स जो होंगे वो बुक से मैच करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी कहीं बाहर से कोई पॉइंट ऐसा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना, क्योंकि आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि आपने आंसर्स जो है वो बुक से लिखे हैं कि नहीं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कॉपी नहीं करना है ना। और एक और चीज क्या है, अगर आप चाहते हो अपने आंसर्स को यूनिक बनाना, ठीक है, एक ऐसा आंसर बनाना जो हर जगह पे फिट हो सके, या आप चाहो कि अपने आंसर्स आप खुद से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, तो मेरे इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने ब्लॉक नंबर और पेज नंबर भी लिखा हुआ है। तो कौन से ब्लॉक में कौन से पेज नंबर पे इसका सॉल्यूशन होगा वो आप डायरेक्टली यहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो बहुत यूजफुल होने वाला है आपको ये वीडियो। ठीक है, अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्टली ये आंसर लिख दीजिए। ठीक है, इससे बेस्ट आंसर्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, अ, उसको समझते हैं। एंड और डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। इसको मैंने शायद ज्यादा जूम कर रखा है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, है ना। हाँ, अभी बढ़िया। ओके, आई गेस आप सबको दिख ही रहा होगा। ओके, सो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको कहाँ मिलेगा? प्रॉपर आंसर बुक में भी दे रखा है। बुक में ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 19 से 22। ठीक है, वहां पे ये कंप्लीट आंसर है। अदरवाइज आप मेरे आंसर को प्रीफर कर सकते हो, वही पॉइंट्स है, वही बुक से आंसर्स है, बस मोर कंस्ट्रक्टेड, है ना। उन्हीं से हमने ये आंसर्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हो, इससे बेटर आंसर्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, कि क्या होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोग ये आंसर नोट करना चाहते हो तो आप जस्ट वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को स्लो कर सकते हो,
ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे, राइट। आई वुड सजेस्ट आप मेरे से डायरेक्टली ये पीडीएफ ले लो, ठीक है, तो इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा, बट आपकी श्रद्धा है, आप जैसे करना चाहो, राइट। आप पीडीएफ भी ले सकते हो। वीडियो के जस्ट एंड में, है ना, आपको मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्राइब कर दूंगा क्या क्या है, ठीक है, आप वहां से मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज करना व्हाट्सएप पे, एंड आई विल सेंड यू द पीडीएफ। जस्ट 55 रुपीज में ये कंप्लीट पीडीएफ है। ओके, सो दिस इज, ये मैंने पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग बता रखा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, इसके क्या की एस्पेक्ट्स है ना। और उसके बाद देखिए फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड समराइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है, कि कैसे हम डाटा के साथ हम कैसे चीजें मैनिपुलेट करते हैं। तो पहले हम ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन आ जाता है, टेबुलेशन आ जाता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ जाता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन आ जाता है। ये सब जो है, ये सब आपके क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए थोड़ा नीचे, तो आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, राइट। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं डाटा को, वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप ये डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, अब देख लीजिए क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैंने टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। तो क्या क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, जैसे कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। फिर कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रेंज ऑफ द डाटा, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। क्लास इंटरवल्स विड्थ, ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको एज इट इज लिख देना है। ये सारे पॉइंट्स आपके बुक से ही लिए हुए हैं, ठीक है, कहीं से भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं है या कहीं बाहर से नहीं लिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कोई इन्फ्रिंजमेंट का डर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हो उसको मॉडिफाई करना तो डोंट वरी, द आंसर्स आर मोर देन 1000 वर्ड्स, तो आप आराम से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, है ना। कोशिश करिएगा कि आपके जो आंसर्स होते हैं वो कम से कम 5 पेज कवर हो जाए, है ना। जिसपे भी आप नोट कर रहे हो कम से कम 5 पेज हो जाने चाहिए। 5 पेज हो जाएंगे तो इट शोज कि जो आपने आंसर लिखा है वो काफी हद तक एक्यूरेट है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए मेथड्स ऑफ क्लास लिमिट्स, ठीक है। तो क्या क्या मेथड्स है, एक्सक्लूसिव मेथड्स, इंक्लूसिव मेथड्स, राइट, ये सारे मेथड्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। फिर उसके बाद ट्रू और एक्चुअल क्लास मेथड, है ना, आप लोग ये भी लिख सकते हो। फिर नीचे आ सकते हैं हम, आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या टाइप्स है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सबसे पहला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द सेकंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद थर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इन सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो एज इट इज, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो आंसर्स लिखो इसको जरूर पढ़ के लिखेगा। डोंट राइट द आंसर्स विदाउट स्टडिंग इट, ठीक है, विदाउट रीडिंग। उसके बाद आप देख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, राइट। तो सारे इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट, एंड एट द लास्ट मैंने यहाँ पे आंसर में कंक्लूजन डाल रखा है, ठीक है। तो आप भी अपने आंसर्स के अंदर कंक्लूजन जरूर लिखिए। डोंट राइट द आंसर विदाउट द कंक्लूजन, क्योंकि एक कंक्लूसिव आंसर जो होता है ये बहुत बेटर आंसर होता है ना। तो आपके हर आंसर में कोशिश ये करिएगा कि कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अपने आंसर में भी कंक्लूजन डाल रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है ना। अब हम आगे चलते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है अनोवा, ठीक है। ज्यादातर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है। ये अनोवा जो है, ये अनोवा आपके एग्जाम में भी आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये अनोवा का टेबल है जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। अनोवा बुक में कहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 81, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा दे रखा है आपको, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, 3 डाटास गिवन है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और इन्हीं 3 डाटास को यूज करके आपको अपने आंसर्स को आपको अनोवा फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। और इनके बीच में रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे हम करते हैं इसको सॉल्व, राइट। तो ये रहा आपके सामने अनोवा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास 3 ग्रुप्स है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। आपको करना क्या है इसमें, तो आपको एक हाइपोथेसिस प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूट अनोवा ऑफ पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स फॉर द फॉलोइंग डाटा दैट इंडिकेट द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय 3 ग्रुप्स ऑन एम्प्लॉइज ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। तो 3 ग्रुप्स है, इनका आपको स्कोर देखना है कि इन तीनों ग्रुप्स का इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल में किस तरीके से डाटा जो है वो ऑब्टेन्ड हो रहा है, ठीक है। तो आपको इसको यूज करके कैलकुलेशंस करनी है, कैसे करेंगे वो अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 ग्रुप्स है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी।
इन तीनों ग्रुप्स का यूज करके आपको इन तीनों का जो डाटा है वो आपको कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो के है, ठीक है, वो आपका कितना हो जाएगा 3, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम कहते हैं, वो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड मतलब 3 आपके यहाँ पे ग्रुप्स है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो खैर के-1 होता है। यहाँ पे आपके 3 ग्रुप्स है। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, उसको हम के से डिनोट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ग्रुप्स। एंड क्या है, नंबर ऑफ ईच ग्रुप हैज 10 केसेस। तो जितने भी आपके डाटाज है ना, हर ग्रुप्स में 3 केसेस है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इसको 10 ले रखा है। ठीक है, तो n इज 10 एंड कैपिटल N विच इज द टोटल यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन द ग्रुप। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा 30, क्योंकि एक ग्रुप में आपका 10 यूनिट है, तो टोटल 3 ग्रुप्स है तो 30 हो जाएगा, राइट। तो वहां से आप ये देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको ये टेबल फॉर्मुलेट करना है। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, है ना। ओके, सो आप जैसा कि देख सकते हो, इस तरीके से आपको एक टेबल बनाना है, राइट, जहां पे आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है। तो आपको जो वैल्यूज है, जो आपने ऊपर वाले टेबल में देखा था, वो उन वैल्यूज को आपको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको आएगा ये टेबल बनाना। और ध्यान रखिएगा, आपने जो यहाँ पे x1 मैंने एक वैल्यू को ले रखा है, जो ग्रुप ए का वैल्यू है, ग्रुप बी के वैल्यू को हमने x2 ले रखा है, और ग्रुप सी के वैल्यू को मैंने x3 ले रखा है। एज इट इज आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो टोटल मेरे पास 10 वैल्यूज है, और 10 वैल्यूज को मैंने एज इट इज पुट कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, तो पहले तो आपको, आपने जो x1 निकाला, इस x1 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को जब आप ऐड कर दोगे, 10 के 10 जो आपके x1 है, इन सारे वैल्यूज को आप ऐड कर दो, तो आपको आ जाएगा 392, राइट, दैट इज द वैल्यू जो आपको मिल रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इन सबका स्क्वायर कर देना है, एक एक वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो 34 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, ये मैंने कर रखा है ना। तो x1 का आपको स्क्वायर कर देना है, और जो स्क्वायर करके जो वैल्यूज आ रही है, इन सारे वैल्यूज को आपको ऐड कर देना है। तो टोटल मेरा आ रहा है 15,393। ठीक है, सेम चीज आपको ग्रुप बी के साथ करना है, x2, राइट, x2 का स्क्वायर, है ना, एज इट इज आप देख सकते हो, यहाँ पे वही मैंने किया हुआ है, और इनका फाइनली मैंने सम लिख दिया है। ठीक है, फिर ग्रुप सी में भी मैंने वही किया हुआ है, x3 एंड x3 का स्क्वायर, राइट, सम लिख दिया है। ठीक है, 19,003। ओके, अब आपका पहला स्टेप क्या आता है हाइपोथेसिस में, हमेशा याद रखिए, स्टेट द हाइपोथेसिस। आपका हाइपोथेसिस है क्या, है ना। तो आपको 2 हाइपोथेसिस बनाने पड़ेंगे, एक होगा आपका नल हाइपोथेसिस, एक होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जिसको आपको डिसअप्रूव करना होता है, जिसको आपको प्रूव नहीं करना है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को आपको प्रूव करना होता है। मतलब आप चाहते हो कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही हो और नल हाइपोथेसिस गलत हो, है ना। इसीलिए आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो अब मेरा नल हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द स्कोर ग्रुप ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इंप्लॉइज ऑन द इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, है ना। मेरे को, मैं बोल रहा हूँ कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मेरा नल हाइपोथेसिस है, ये हमेशा नेगेटिव होता है ना। इस मतलब इसको जनरली आपको ऐसे ही रखना है कि इनमें कोई सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप नहीं है ना। कोई इसमें जो है कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है ना। अगर मेरे डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए ये कर रहा हूँ टेस्ट, तो मैं इसके लिए जो हाइपोथेसिस बनाऊंगा, नल हाइपोथेसिस, वो क्या होगा कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि यस, इनके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना होता है, आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस को प्रूफ करना है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है। मतलब आप ऐसा चाहते हो, है ना। आप अपने मन से तो कर नहीं सकते हो, जो वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, बट पहले आपको हाइपोथेसिस डेवलप करना है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द स्कोर ऑफ ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इंप्लॉइज ऑन द इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो वो मैंने डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया है। ये मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है ना। इधर मैं लिख रहा हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंस है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में से आपको एक चीज को प्रूफ करना है। अब वो कैसे होगा, वो तो आपका डाटा के हिसाब से जो भी वैल्यू आएगा, जो भी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगा, वो आपको बताना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको बताना है कि ये नल हाइपोथेसिस प्रूव हो रहा है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस, राइट। वैसे हमारी कोशिश जो होती है, हम क्या चाहते हैं, हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूफ हो। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कोरिलेशन टर्म, है ना। कोरिलेशन टर्म हमें कैलकुलेट करना है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज CX। कैसे करते हैं, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन होता है। तो मतलब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये समीशन है इन तीनों का, मतलब x1, x2 एंड x3, इन तीनों वैल्यूज का सम का स्क्वायर,
ठीक है, आप समझ रहे हो ना, सम ऑफ x1 x2 एंड x3 इन तीनों का होल स्क्वायर, है ना। और कैपिटल एन मतलब वही तीनों का, तीन टेबल्स है तो तीनों में कितने कितने आपके कॉलम्स थे, मतलब कितने कितने बॉक्सेस थे, तो टोटल 30 आपके जो है ना डाटा है, तो 30 यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो 30 यहाँ पे लेना है, राइट, जैसा आप देख सकते हो। उसके बाद ये आपका सी एक्स वैल्यू है, ठीक है। सी एक्स वैल्यू आपका आ जाएगा 392 प्लस 399 प्लस 362, है ना। इन सबका आपको होल स्क्वायर कर देना है, मतलब सबको ऐड करके स्क्वायर कर देना है, ठीक है। नीचे वाले को स्क्वायर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले को ही करना है बस, है ना। और जो भी वैल्यू आएगी आपकी, वो वैल्यू जो है वो आपकी सी एक्स वैल्यू है। सी एक्स मतलब कोरिलेशन टर्म, ठीक है। तो सी एक्स कितना आया हमारा, 44,313.63, ठीक है, 44,313.63 ये वैल्यू आ रही है। आप चेकआउट कर सकते हो, अगर मेरा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर पॉइंट आउट करिएगा, ठीक है। या कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई सजेशंस आप देना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम, ठीक है। या आपको कोई भी डाउट होता है इन टॉपिक्स में से, ये जो ये हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं इसमें से, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सबको रिस्पॉन्ड करने का, ठीक है। तो आई ट्राई, आई एम नॉट श्योर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट मैं कोशिश जरूर करूंगा। ओके, स्टेप 3 क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, ठीक है। तो ये क्या आता है आपका, एसएसटी आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था आपका, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, है ना, वो हमने कर लिया। फिर सीएक्स हमने कैलकुलेट किया, अब हम एसएसटी करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ, देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोटल एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, उसमें सी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब जितना भी एक्स स्क्वायर था आपका टेबल में, आप देख सकते हो ये वाली वैल्यूज, है ना, ये इस साइड वाली, ठीक है। तो इसका जो सम है ये रहा, हमने अभी कैलकुलेट किया था 1500, 15,393, देन 17,306, राइट, एंड 19,003। तो ये जो है ये वैल्यूज को आपको ऐड कर देना है, ठीक है, एज इट इज ऐड कर देना है ना। और ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको सी एक्स से, ठीक है, कोरिलेशन टर्म जो था उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। करने के बाद जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो आपकी एसएसटी आ चुकी है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। ओके, क्यों निकाल रहे हैं अभी मैं आगे बताऊंगा, आप इसको एज इट इज करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 4 क्या है, अब सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। तो इसको हम बोलते हैं एस एस ए, ठीक है, शॉर्ट में एस एस ए। ओके, आपको एस एस ए कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर अगेन, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है सिग्मा एक्स स्क्वायर और तीनों के जो आपको वैल्यूज है n1 n2 और n3, इन तीनों को वैल्यूज को एज इट इज लिखना है ना, और अलग अलग निकला है। और ये जो है ये x1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब आपको ये वैल्यू लेनी है, ये वाली आ गई, ये वाली वैल्यू, ठीक है, 392 वाली जो वैल्यू है, 399, 362, ठीक है। अब इनको अलग अलग सम करना है, तो अलग अलग कैसे करेंगे, ये देख सकते हो आप, अ, एक सेकंड, हाँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैसे अलग अलग कर रखा है, एस एस ए यहाँ पे मैंने कर रखा है ना, सिग्मा x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा x2 का होल स्क्वायर, ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। और इनकी वैल्यूज को एज इट इज लिख देना है, ठीक है, देखिए मैंने ये किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप पहले तो इनको सॉल्व करके कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप पॉइंट में वैल्यूज को निकाल लीजिए। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका 1,53,664, है ना, 0.4 मतलब 6.4 हो जाएगा ये वाला। सेम ऐसे ही पॉइंट सबके आगे लगा दीजिए और फिर उसके बाद इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इस वैल्यू के साथ आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है, उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। तो पहले मैंने स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है, x1 का स्क्वायर है ये, ऊपर जो वैल्यू आपको दिख रही है, राइट, 1,53,664। आप सोचो कि ये कहां से आ गया, ठीक है। तो ये x1 का स्क्वायर है ना, ये x2 का स्क्वायर है, ये x3 का स्क्वायर है ना। और फिर उसके बाद आपको ये पूरा वैल्यू सॉल्व करके 77.27, ये सिंपल मैथ्स है, आपको इतना मैथ्स तो आता ही होगा, राइट। तो एज इट इज आप वैल्यूज को लिख दीजिए। ओके, ये आपका एसएसए आ गया। अब आपको निकालना है स्टेप 5 में क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। तो एस एस डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। एस एस डब्ल्यू होता क्या है, एस एस डब्ल्यू होता है एस एस टी माइनस एस एस ए, ठीक है। तो जो हमने ऊपर एस एस टी कैलकुलेट किया हुआ है और जो यहाँ पे एस एस ए कैलकुलेट कर रखा है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एस एस टी की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी हुई है, एस एस ए की वैल्यू भी लिख दी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ये मेरी वैल्यू आ गई। तो ये मेरी किसकी वैल्यू है, एस एस डब्ल्यू की वैल्यू है।
ठीक है, SSW आ चुका है ना। उसके बाद आपका 6th स्टेप है, आपको MSSA कैलकुलेट करना है। MSSA क्या होता है? मीन सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, मीन सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। ठीक है, ये आपका मीन वैल्यू है। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं हम? मीन एसएसए आता है, मीन एसएसए इज इक्वल टू एसएसए माइनस के माइनस वन। के आपका क्या था? कितने नंबर ऑफ आपके आपके ग्रुप्स थे? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, है ना, 3 थे हमारे। और ये आपका एक्चुअली यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो के माइनस वन है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2। एंड यहाँ से आप एसएसए की वैल्यू लिख दो। एसएसए की वैल्यू आपको पता है कि क्या थी? 77.27 है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 38.635। डन। ये वैल्यू आपने लिख दी, तो MSSA की वैल्यू भी आ गई है। अब आपको क्या करना है? MSSW कैलकुलेट करना है। MSSW क्या होता है? मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। ठीक है, ये अमंग द ग्रुप था, ये विद इन द ग्रुप है ना। तो विद इन द ग्रुप हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? MSSW इक्वल्स टू SSW अपॉन n माइनस के। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं n माइनस के ले रहा हूँ। n क्या था आपका? 30 है ना, k क्या है? 2 सॉरी 3, तो 30 माइनस 3 27 है ना, तो 27 हो जाएगा। ये k 3 था, n 30 है। ठीक है, ऊपर मैंने वैल्यूज लिख दी थी सारी, बस आपको वो वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो जो वैल्यू आएगी MSSW की कितनी आ रही है? 270.781। अब इनका रेशियो निकाल लेना है, जिसको हम एफ रेशियो भी बोलते हैं। एफ रेशियो कैसे निकालते हैं? MSSA डिवाइडेड बाय MSSW। तो दोनों वैल्यूज को आप ऐसे लिख दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू है एफ रेशियो की। एफ रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी? 0.142। ठीक है, ये मेरी एफ रेशियो की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको? एक अनोवा का समरी टेबल बनाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक अनोवा का समरी टेबल बनाया हुआ है। तो मैंने पहले यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है अमंग द ग्रुप, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन द ग्रुप। तो आप देख सकते हो फर्स्ट टेबल जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग द ग्रुप, डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन द ग्रुप, फिर उसके बाद एसएस है ना, एसएस मतलब सोर्स ऑफ वेरिएंस अमंग द ग्रुप विद इन द ग्रुप। मतलब यहाँ पे एसएसए लिखना है, यहाँ पे एसएसडब्ल्यू की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, एमएसएस क्या? एमएसएस ए और एमएसएस डब्ल्यू है ना। एमएसएस ए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 38.635 एंड एमएसएस डब्ल्यू भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 270.781। ये कहाँ से आया? हमने पिछले पहले सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो कुछ नया चीज नहीं है यहाँ पे। ऊपर भी देखो मैंने लिखा हुआ है वैल्यूज, राइट। तो वही सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर रखी है। ओके, फिर आपको लास्ट में लिखना है एफ रेशियो। जो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एट द एंड एफ रेशियो मेंशन कर दिया है। एफ रेशियो क्या है मेरा? 1.142, राइट। ये मेरा एफ रेशियो है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया समरी ऑफ अनोवा। ये आपने अनोवा की एक समरी बना दी। अब क्या करना है? अब आपको एक कंक्लूजन बनाना है कि आपका कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ये कंक्लूजन कैसे बनाया। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको एक टेबल चाहिए होगा। ठीक है, तो कौन सा टेबल हम यूज करते हैं? हम एफ टेबल को यूज करते हैं। तो मैं आपको एफ टेबल में दिखाता हूं कैसे आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए एफ टेबल पे चलते हैं और एफ टेबल पे देखते हैं कि हमें हमारा जो कौन सा हमारा ये हाइपोथेसिस सही हो रहा है, नल हाइपोथेसिस सही हो रहा है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही हो रहा है। कैसे पता चलेगा? तो देखिए मेरे को क्या करना है, मेरे को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स गिवन है ना। एक अमंग द ग्रुप वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक विद इन द ग्रुप वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो एक मेरा 2 है, एक 27 है ना। तो इन दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करके मैं 0.5 सिग्निफिकेंस लेवल पे मैं देखूंगा। आप किसी भी सिग्निफिकेंट लेवल पे देख सकते हो, बट 0.05 पे हम मानते हैं कि एरर का जो होता है ना वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबल है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा टेबल है। ठीक है, तो मैं 0.05 पे चला जाता हूँ। ये रहा मेरा 0.05 है ना। तो ओके, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, राइट। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये टेबल क्लियरली विजिबल होगा, है ना। तो 0.05 पे आपको क्या देखना है? सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, और सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम पे फिर आपको देखना है ये कहाँ पे? 27 नंबर पे, है ना। तो सेकंड 2 और 27 ये रहा। तो ये जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? 3.3541। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये जो वैल्यू आ रही है आपकी 27 पे 3.3541 है ना। समझ में आ गया कैसे किया मैंने ये? ठीक है, तो आपको दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करना है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ओके, सो यहां से मेरे को ये मैंने एफ टेबल का यूज किया और इससे मेरे को पता चल गया कि मेरा जो एफ वैल्यू आ रहा है जो आना चाहिए वो 3.35 आ रहा है।
ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। बट जो मैंने कैलकुलेटेड एफ वैल्यू निकाला है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.142, ठीक है, विच इज स्मॉलर देन द एफ क्रिटिकल वैल्यू, देयरफॉर द ऑब्टेन्ड एफ रेशियो इज सिग्निफिकेंट, देयरफॉर द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। है ना, कि आपका जो है ऑब्टेन्ड वैल्यू, देखो ये आपका इस आपका वैल्यू कितना आना चाहिए, 3.35 आना चाहिए था, है ना, मतलब 3.34 समथिंग, तो मैंने अप्रोक्स ले लिया 3.35, ठीक है। बट आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.142। इसका मतलब आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन डाटा ए, डाटा बी एंड डाटा सी, इन तीनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। वही तो करना था हमें, और वो हमने निकाल लिया, देख लो, ठीक है। तो यहां से मेरे को पता चल रहा है कि इनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इसके वजह से मैं कह सकता हूं कि मेरा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाना, माय नल हाइपोथेसिस इज बीइंग एक्सेप्टेड एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन डाटा ए, डाटा बी एंड डाटा सी, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से हम अनोवा को सॉल्व कर लेते हैं। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1000 वर्ड्स वाला। तो डिस्कस divergence in normality with the help of suitable diagram and describe the factors causing it, ठीक है। causing divergence in non normal distribution, discuss how divergence in normality is measured, ठीक है। तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डाइवर्जेंस होते हैं और इसका डायग्राम्स को भी यूज करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं, कौन कौन से डायग्राम्स को हम यूज करेंगे एंड किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, राइट, इतना काफी है, ठीक है। तो ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 29 से 33 तक इसका आंसर गिवन है ना। तो डाइवर्जेंस इन नॉर्मेलिटी यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। फर्स्ट मैंने नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दे रखा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नॉर्मेलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। फिर स्क्यूनेस के बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। तो जैसे पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, है ना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नेगेटिवली स्क्यूड का बता रखा है, ये नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। इसको लेफ्ट स्क्यूनेस भी बोलते हैं। उसके बाद पॉजिटिवली स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस कैसा होता है, राइट स्क्यूनेस। मैं थोड़ा थोड़ा देर के लिए इसको स्लो करके मूव कर रहा हूं ताकि आप इसको आराम से नोट कर सको, ओके। अब आ जाते हैं हम पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस कैसा होता है, ये आपको ग्राफ डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, स्क्यूड टू राइट, एंड आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्क्यूनेस है। उसके बाद कर्टोसिस भी होता है। कर्टोसिस जो है ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कर्टोसिस भी देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्टोसिस होते हैं, है ना। तो 3 टाइप के आप देख लो, लेप्टोकर्टोसिस, मीजोकर्टोसिस एंड प्लेटिकर्टोसिस, ठीक है। तो इन तीनों को मैंने एक ही जगह पे दे दिया है, ठीक है। आप भी ऐसे ही डायरेक्टली डायग्राम बना के दिखा सकते हो। टाइप्स ऑफ कर्टोसिस, तो ये रहे टाइप्स। सबसे पहले मैंने लेप्टोकर्टोसिस लिखा है, फिर प्लेटिकर्टोसिस, है ना, प्लेट्यू बनता है जिसमें। फिर उसके बाद ओके, सो तीसरा वाला जो है मीजोकर्टोसिस, वो बीच वाला पोर्शन होता है, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं हम, ठीक है। फिर अब देख लीजिए फैक्टर्स कॉजिंग डाइवर्जेंस इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या फैक्टर्स है जो डाइवर्जेंस कॉज करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ सैंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सैंपल कैसे सिलेक्ट कर रहे हो। अनसुटेबल एंड पुअरली डिजाइन टेस्ट, अगर टेस्ट बहुत खराब है तो ऑब्वियसली इसमें आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खराब होगा, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रेट बीइंग मेजर्ड, क्या क्या मेजर कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एरर इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या एरर्स है, राइट, टेस्ट कंस्ट्रक्शन में और एडमिनिस्ट्रेशन में। मेजरिंग डाइवर्जेंस इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या कैसे मेजर करते हैं, तो सबसे पहले मेजरिंग द स्क्यूनेस, है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, स्टेटिस्टिक मेथड, है ना। अलग अलग मेथड्स मैंने यूज कर रखे हैं, इनका फॉर्मूलाज भी मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप आराम से इसको लिख सको, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आप लोग एज इट इज लिख देना, ठीक है। ओके, ये सारे फॉर्मूलाज मैंने बुक से लिए हुए हैं, है ना। तो कोई भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो आप एज इट इज ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद मेजरिंग कर्टोसिस, मेजरिंग कर्टोसिस आप देख लो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ कर्टोसिस को यहाँ पे मेजर कर रखा है, ठीक है। इसके भी फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंड एट द लास्ट मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंक्लूजन आपके आंसर में जरूर होना चाहिए, डोंट राइट द आंसर विदाउट द कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन जरूर से जरूर अपने आंसर में लिखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कंक्लूजन जरूर होना चाहिए आपके आंसर में।
तो यहाँ पे मैंने फाइनल कंक्लूजन लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको एज इट इज लिख सकते हो। ओके, फिर सेक्शन बी पे चलते हैं हम। सेक्शन बी आ गए। अब देखो सेक्शन बी में आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन स्केल्स ऑफ मेजरमेंट एंड डिस्कस assumptions ऑफ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। क्या क्या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है और क्या क्या पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है उसको आपको डिस्कस करना है। ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 7 से 11 तक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बस अगेन ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, आप एज इट इज इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ भी आपको डिफिकल्ट नहीं होगा, मैं धीरे धीरे इसको नीचे स्लाइड करता जा रहा हूँ, आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल ऑफ मेजरमेंट, सैंपल साइज, है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अगर ये पॉइंट आप एज इट इज लिख लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट, रैंडम सैम्पलिंग, इक्वल वेरिएंस, हाइपोथेसिस अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, वायलेशंस ऑफ पैरामेट्रिक assumptions ऑफ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं धीरे धीरे करके इसको स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर सको। ठीक है, ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, सेक्शन बी है, सेक्शन बी आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, सिर्फ 400 वर्ड्स में, मतलब कोशिश करिएगा कि 3 पेज आपके फिल हो जाए। 3 पेज अगर फिल हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्प रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि 3 पेज आप फिल कर सको, है ना। ओके, एज इट इज आप लिख सकते हो ये सारे पॉइंट्स। डोंट वरी, मेरे आंसर जो है ये मोर देन 400 वर्ड्स है, तो आप इसमें अगर कुछ काटना छाटना चाहते हो, कुछ छोटा करना चाहते हो, तो वो भी आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज कंक्लूजन। लास्ट में मैं कंक्लूजन पे आ गया हूँ, तो आप देख सकते हो कंक्लूजन आपको एज इट इज लिख लेना है ना, और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। है ना, आपको ये प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को यूज करके इसको सॉल्व करना है। अब 2 डाटा दे रखे हैं यहाँ पे, डाटा 1 एंड डाटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों डाटा में हम कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कहाँ मिलेगा ये पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, ब्लॉक नंबर 2 यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, पूरा यूनिट ही दे रखा है, तो आप डायरेक्टली वहां पे स्टडी कर सकते हो, समझना चाहते हो वहां से समझ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको मेथड समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये टेबल एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। ये तो क्वेश्चन का टेबल है, आपको जो टेबल बनाना है वो ये वाला टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूट पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, है ना, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, फॉर द गिवन डाटा सेट 1 सेट 2 विल फॉलो द दीज स्टेप्स। तो अब ये जो स्टेप्स है आपको ये फॉलो करना है। सबसे पहला काम जो है आपको क्या करना है, वो ये टेबल बना लेना है। अब टेबल में आपको क्या करना है, एक्स और वाई, दो डाटास थे, दोनों डाटास को आपको डिवाइड कर देना है एक्स एंड वाई में। ठीक है, अब एक्स को, एक्स की जो वैल्यूज है उन सबको सम कर देना है, तो मैंने यहाँ पे सम कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सम कर दिया है ना, तो इस तरीके से आपको सम कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपकी जो ये वैल्यूज है इन सबको मीन से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मीन क्या है, ये मीन आपका देख सकते हो आप, एक्स माइनस एक्स मीन, तो सारी वैल्यूज को मीन से सब्ट्रैक्ट करना है। अब मीन क्या है आपका, ये रहा मीन। आप कैसे निकालोगे मीन, तो मीन आप आई गेस आप सबको आता होगा, बहुत इजी है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितना भी सम है, मतलब ये पूरा वैल्यू 252 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइडेड बाय 10, है ना, तो आपका मीन कितना आ गया 25.2। ये एक्स का मीन आया है ना, तो एक्स बार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये मैंने मीन निकाला है। तो अब ये आपको एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप एक्स माइनस एक्स बार कर देना। ठीक है, तो उन सबकी वैल्यूज आपको साइड साइड में लिख लेनी है इन टेबल्स में। फिर आपको क्या करना है, आपको इन सबका स्क्वायर करना है। ठीक है, मतलब आपने जो ये बार की वैल्यूज निकाली है इसको स्क्वायर कर देना है। अब ध्यान रखिए ये -1.2 है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो आप सीधा सीधा वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का कोई ऐसा टेंशन नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब इन सबको भी जितनी वैल्यूज आप यहाँ पे लिखो, जैसे 1.44 4.84 है ना, ये सारी वैल्यूज इन सबको क्या कर देना है, फिर सम कर देना है। तो आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का वैल्यू 25.60। हम ये क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया 25.60।
ऐसे ही सेम चीज आपको y के साथ करना है, तो y की सारी वैल्यूज लिख लो। y कौन सा है आपका सेकंड डाटा, ये डाटा 2 जो है, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, वैल्यूज में कुछ गड़बड़ मत करिएगा वरना पूरा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, आंसर गलत आ जाएगा आपका। वैल्यूज एज इट इज आप लिखिए। ठीक है, बिल्कुल जब आप लिख रहे हो तो उसको मैच भी कर लेना है ना, मैच करके फिर वैल्यूज को लिखिएगा। ठीक है, या वैल्यूज लिखने के बाद मैच करिएगा, लेकिन मैच जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। एंड जब आप ये कर लेते हो तो आपको इनको सब कर देना है। एंड कैलकुलेटर का यूज करिए, खुद से मत करिएगा। ठीक है, स्कूल आपका डेफिनेटली टेस्ट में कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है, तो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। तो कैलकुलेटर्स का यूज करके ही एड अप करना है। ओके, सो सम करके 152 वैल्यू आ रही है। अब ये जो 152 वैल्यू आई, इसको क्या करना है, अगेन मीन निकाल लेना है। तो y का मीन देख लीजिए आप, वही सेम प्रोसेस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो 152 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा आपका 15.2। ठीक है, तो चलिए अब ऊपर चलते हैं, वापस वो ग्राफ पे चलते हैं। तो 15.2 ये आ गया आपका 15.2 तेरा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 15.2 आ गया। अब क्या करना है, वही मीन के साथ, आई मीन ये 152 था टोटल, मीन 15.2 आया, मीन के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो जो वैल्यूज आ रही है -13, सो ये नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, अब इनका क्या करना है, फिर स्क्वायर कर देना है, इनका होल स्क्वायर, है ना। तो ये देखो, सबका मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके फिर इनको सम कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सम लिख दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वो क्या करना है आपको, ये वैल्यू x माइनस एक्स बार, ध्यान रखिएगा मैं इन वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी। ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज फाइनली जब आप सम करोगे तो साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है ना। तो साइन अगर आपने गलत लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आप एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लो, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। ओके ओके, तो ये टेबल बन चुका है हमारा। अब हम चलते हैं कैलकुलेशंस पे। तो सबसे पहले हम एस एक्स निकालेंगे। एस एक्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रूट सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिए, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमने अभी किया था कैलकुलेट, ये रहा। ठीक है, इसका हमने होल स्क्वायर किया था, ये रहा 25.60, है ना। तो वो वैल्यूज एज इट इज आप यहाँ लिख दो। ठीक है, तो रूट 25.60 कितना आ रहा है, 5.06। ठीक है, एस एस वाई आपको करना है, एस वाई क्या होगा, सिग्मा, वही वाई के साथ आपको करना है सेम, कितना आ रहा है वैल्यू 10.75। अब पियर्सन मोमेंट कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब आपने ये वाला जो ऊपर हमने किया था, याद है वो टेबल में हमने ये किया था, राइट, ये वाला। तो ये जो आपका नॉमिनेटर है वो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आई थी, तो ये वैल्यू आई थी 15.6, तो वो आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, 15.6, राइट। और ये जो वैल्यूज है ये अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो रूट के साथ हमने सॉल्व किया है, तो मेरा आ रहा था 5.6 और 10.75। तो बस इन वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 54.395। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आर का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.286। ये आपका आर का वैल्यू आ गया। ठीक है, पियर्सन मोमेंट कोरिलेशन की वैल्यू आ गई। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि देयरफॉर क्या इनके बीच में कोरिलेशन है या नहीं है, इन दोनों डाटास के बीच में कोई कोरिलेशन है या नहीं है ना। तो डाटा ए और डाटा बी में हमारा जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.286, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल 0.28 लिख दिया है। ठीक है, विच इज नॉट क्लोज टू 1, है ना, 1 के क्लोज नहीं है। मतलब कोरिलेशन कब मैक्सिमम होता है, जब वो 1 के क्लोज होता है। ठीक है, अगर 1 के क्लोज नहीं है तो इसका मतलब कोरिलेशन जो है वो नहीं आ रहा है। अगर आपका पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये नहीं है खराब कोरिलेशन हो गया। नेगेटिव 1 के क्लोज आ रहा है, इसका मतलब कि बहुत नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब इनके बीच में बिल्कुल कोरिलेशन नेगेटिव है, लेकिन वो रिलेशन है दोनों के बीच में, है ना, 1 के क्लोज अगर आ रहा है। और अगर पॉजिटिव में 1 के क्लोज आ रहा है तो इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और 1 के पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, मतलब एक वैल्यू दूसरे वैल्यू पर डिपेंड करता है। नेगेटिव का मतलब है एक वैल्यू दूसरे वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आपका 1 से क्लोज नहीं आ रहा, 1 से कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, देखो मेरा 0.28 आ रहा है जो 1 से बहुत पीछे है। ठीक है, अगर मेरा 0.91 समथिंग आता तो आई कैन से कि हाँ कोरिलेशन अच्छा है, लेकिन मेरा 0.9 नहीं आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे कोरिलेशन नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है, पॉजिटिव देखिए,
तो दिस इसका मतलब क्या है, 1 के बहुत क्लोज नहीं आ रहा, ठीक है, क्लोज नहीं है, तो दिस लो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर सजेस्ट अ वेरी वीक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डाटा ए एंड डाटा बी। ठीक है, मतलब पियर्सन मोमेंट कोरिलेशन में हम कोरिलेशन ही तो फाइंड आउट करते हैं ना, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि इनके बीच में कोरिलेशन जो है वो नहीं है, बहुत कम है कोरिलेशन। क्यों? क्योंकि ये 1 से बहुत कम आ रहा है। अगर -1 के भी पास आता तो भी चलता, ठीक है, +1 के पास आए तो भी चलेगा, कोरिलेशन होगा दोनों के बीच में, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वो अलग बात है, लेकिन कोरिलेशन होगा। अब यहाँ पे 1 से बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोरिलेशन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है कोरिलेशन, ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, पॉजिटिव वैल्यू है बट कोरिलेशन नहीं दिख रहा है ना। तो डाटा ए और डाटा बी में कोरिलेशन नहीं दिख रहा है, मतलब एक को बढ़ाने पे, एक को चेंज करने पे दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ। ओके, आई गेस आपको समझ में आ गया हो। तो ये था पियर्सन मोमेंट कोरिलेशन, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, आप लोग कर लोगे, इजी है, पियर्सन मोमेंट कोरिलेशन ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद राइट द हेल्प ऑफ टी टेस्ट, find this with the help of t-test find the significance difference exist between the source obtained on achievement moment, motivation scale by male and female students। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताना है बाय यूजिंग टी टेस्ट। अब आपको यहाँ पे टी टेस्ट करना है, तो यहाँ पे दो आपको डाटा दे रखे हैं, मेल स्टूडेंट का दे रखा है, फीमेल स्टूडेंट का दे रखा है, स्कोर्स ऑन अचीवमेंट मोटिवेशन स्केल। ठीक है, तो अचीवमेंट मोटिवेशन स्केल पे ये डाटा की वैल्यूज दे रखे हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट के लिए दो टेबल्स बना लेने हैं, है ना। तो एज इट इज आपको ये टेबल बना लेना है, ये सारे वैल्यूज को आपको एज इट इज लिख देना है, देख लीजिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। और टोटल मेरे पास 10 वैल्यूज है, आई गेस, आई थिंक सो 10 है, 10 है या 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 15 के आसपास है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, 15 वैल्यूज है टोटल, है ना। तो यहाँ पे अब ये सारी वैल्यूज को आपको एज इट इज लिख देना है और इनका सम कर देना, ठीक है। सबसे पहला काम जो होगा आपको इनका सम करना है, तो x1 x2 दोनों की वैल्यूज का सम कर दीजिए, एक का आ रहा है 119, दूसरे का आ रहा है 91, ओके। सम करने के बाद उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे सिंपल स्टेप्स दे रखे हैं कि कैसे टी टेस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बोथ द ग्रुप्स। पहले इनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, तो एक एक करके हम करेंगे, पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर डिटरमाइन करेंगे कि सैंपल साइज कितना है, ठीक है। फिर हम टी टेस्ट फॉर्मूला को यूज करेंगे टी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, फाइंड द क्रिटिकल टी वैल्यू फ्रॉम द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से क्रिटिकल टी वैल्यू निकालेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कंपेयर द कैलकुलेटेड टी वैल्यू टू द क्रिटिकल टी वैल्यू। क्रिटिकल टी वैल्यू हमें टेबल से पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा वो हम देखेंगे, जैसे हमने अनोवा में किया था, टेबल का यूज किया था, वैसे हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पता है, ये जितनी भी वैल्यूज है सबको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 15 से, है ना। 15 मतलब टोटल जितनी वैल्यूज है ना। तो मीन तो आप सबको कैलकुलेट करना आता ही होगा, इजी है मीन कैलकुलेट करना, है ना। तो x1 बार मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा है 40.3, तो मेरा मीन आ रहा है 40.3, है ना, ये एवरेज वैल्यू होती है, ओके। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सबका टोटल, जितने भी डाटा गिवन है सबका टोटल, और कितने टोटल डाटा गिवन है उसको डिवाइड कर देना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द मीन। अभी पिछले पहले भी किया था, अभी थोड़ी देर पहले, है ना, ओके। फिर फीमेल स्कोर, यहाँ पे भी आपको मेल मीन निकाल लेना है, तो इसका कितना आ रहा है 48.33, है ना। सारे डाटा को लिख दिया है, उसके बाद 15 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एज इट इज आप लोग कर लो, है ना, सीधा सीधा कॉपी कर सकते हो, इससे डाटा इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये फॉर्मुला यूज करना है आपको, तो दिस इज द फॉर्मुला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मुला यूज किया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मुला है, ठीक है। तो एज इट इज आप ये फॉर्मुला यूज कर लीजिए, x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर, ठीक है, n1 माइनस 1, तो n1 कितना था मेरा 15 था, तो 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, ठीक है। और ये x1 माइनस x1 का x1 बार का होल स्क्वायर करना है, मतलब आपको जो x1 मतलब जो टोटल वैल्यू आई थी, है ना, और जो आपका मीन आ रहा है उसको उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 764.67 डिवाइडेड बाय 14, डन, ओके। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको S1 कैलकुलेट कर लेना है। x1 कितना आ रहा है 7.32, सिंपल है, 14 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, 7.32 रूट कर देना है, रूट को सॉल्व कर दोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना आ गया। सेम चीज करना है स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के साथ, मतलब फीमेल वाले के साथ ऑब्वियसली,
है ना, तो सेम सेम फॉर्मूला है ना, और यहाँ पे अब मेरा कितना आ रहा है 740, राइट, 7.40, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, डिटरमाइन द सैंपल साइज। तो सैंपल साइज आपको पता है मेल और फीमेल का 15 है, तो ये भी हमने डिटरमाइन कर लिया दोनों का। अब आपको टी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला आपके लिए, आपको टी वैल्यू के लिए यूज करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये टी वैल्यू का फॉर्मूला है, टी इक्वल्स टू x1 माइनस x2 रूट s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर अपॉन n1 n2, ठीक है। S1 एंड S2 क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट, ऊपर देखा था हमने, उनका स्क्वायर करके n1 n2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। x1 बार और x2 बार हमने मीन, दोनों की मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो बस दोनों की वैल्यूज को पुट करिए, सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता है S1 स्क्वायर कितना है और S2 स्क्वायर कितना है ना। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, और पुट करने के बाद वैल्यूज को आप लोग एज इट इज सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 53.66 डिवाइडेड बाय 15, 54.76 डिवाइडेड बाय 15, है ना। ये देख सकते हो आप, ये आ गया आपकी वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपका टी आ गया है वो कितना आ गया है वो एज इट इज आपको लिख देना है। ये सब आप कैलकुलेटर से करिएगा, ठीक है, खुद से मत करने की कोशिश करना, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो टी कितना आ रहा है, -2.98, बस कहानी खत्म, टी वैल्यू आ गई आपकी, है ना। अब टी आ गया है, अब क्रिटिकल टी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले हम देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए ये होता है n1 + n2 - 2, ठीक है। ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है, जो आपको यहाँ पे यूज करना है। वो सेम फॉर्मूला आप अनोवा वाला फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं करोगे, ठीक है। दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला फॉर्मूला डिफरेंट होता है ना। तो ये जो आ रहा है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 28 आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो है देखिए, फॉर अ टू टेल्ड टेस्ट ऑफ अल्फा, देखिए अल्फा क्या है, सिग्निफिकेंस वैल्यू जो मैं ले रहा हूँ वो कितना ले रहा हूँ, 0.05 का वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, एरर सिग्निफिकेंस, है ना। तो ये 0.05, यहाँ पे आपको हर समय 0.05 ही लेना है, 0.10 जो है वो हम जनरली नहीं लेते हैं, है ना। कभी भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम 0.05 ही लेते हैं, ठीक है। द क्रिटिकल टी वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 2.48। तो अब कैसे पता चला, एक मिनट टेबल देख लेते हैं हम। तो ये देखिए, ये रहा टी टेबल, और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग सिग्निफिकेंस लेवल के लिए मेरे को वैल्यूज गिवन है ना। तो टू टेल वाले के लिए ये रहा 0.05, ये रहा, आ गया, एक सेकंड, हाँ ये रहा 0.05, है ना। और इससे आपको मैच करना है, तो अगर आप मैच करोगे तो किस लेवल से मैच करना है, 28 के साथ, है ना। 28 28 28 28 28 नीचे है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ओके मैंने शायद थोड़ा सा गलत, ये है ना, हाँ, टू टेल ना, टू टेल, ये रहा, दिस वन 28 28 28 28, ये देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। 28 के लिए आ रहा है 2.048, अब देख लो आप, 28 के लिए कितना है, 2.048, ठीक है। तो मतलब आपका जो वैल्यू आ रहा है वो 2.048 आ रहा है, प्लस माइनस 2.048, है ना। बट आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है वो कितना है, वो है -2.98, तो 2.98 आ रहा है, मतलब, है ना। तो कैलकुलेटेड टी जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 2.98, और ये जो आ रहा है आपका क्रिटिकल टी 2.048। तो सिंस -2.98 इज लेस देन 2.048, कैसे लेस हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज है ना। नेगेटिव में तो जितना ज्यादा होगा उतना कम ही हो रहा है ना वो, इसका मतलब, राइट, कि 1 के हम तरफ जा रहे हैं, बट ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव में ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर ये कम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये रिजेक्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या था, नल हाइपोथेसिस था हमारा कि इन दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, राइट, बिटवीन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड ऑन द अचीवमेंट मोटिवेशन स्केल बाय द फीमेल स्टूडेंट, है ना। यहां से हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस पता चल गया, क्यों, क्योंकि आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू था वो इस वैल्यू से, जो आपका क्रिटिकल वैल्यू है उससे कम आ रहा है। कम आने का मतलब है आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया इसका मतलब कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। और याद है आपको, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने बनाया था और नल हाइपोथेसिस बनाया था अनोवा टेस्ट में, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस प्रेजेंट है, दोनों डाटास के बीच में देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस।
ठीक है, दोनों स्कोर्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना। तो यहां से हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे। आप लोग ये पॉइंट्स एज इट इज लिख लो, आप लोग के लिए बहुत हेल्प होने वाला है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डिस्क्राइब पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन एंड पाई कोफिशिएंट। पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन और पाई कोफिशिएंट को डिस्क्राइब करना है। कहां मिलेगा ये? ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 31 से 34। ठीक है, वहां पे ये पूरा दे रखा है। तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट बाई सीरियल कोफिशिएंट, आरबीपी, इसको आरपीवी बोलते हैं, है ना। और आप कोरिलेशन कोफिशिएंट है, आप एज इट इज ये पॉइंट्स नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोग ये पॉइंट एज इट इज नोट कर लो। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, है ना, पाई कोफिशिएंट, ये फॉर्मूलाज जरूर लिख लेना, तो ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाई, है ना, सिग्निफिकेंस टेस्टिंग एंड फाइनली कंक्लूजन। यहाँ पे हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन आपको एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, और आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट है, डन। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब ये फिर से एक और न्यूमेरिकल आ गया है, कंप्यूट काई स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको काई स्क्वायर कंप्यूट करना है। ये कैसे करेंगे हम? ये मिलेगा आपको कहाँ पे? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 58 में। वहां पे आप डायरेक्टली इसको चेकआउट कर सकते हो, वहां पे ये डायरेक्टली दे रखा है। काई स्क्वायर कंप्यूट करना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टेक्निक है। क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल लेना है। तो ये टेबल आपके बुक में दे रखा है ना। जैसे आप देख सकते हो, जॉब परफॉर्मेंस, जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वर्क मोटिवेशन, हाई लो। ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है। क्या करना है? दो हाइपोथेसिस बनाना है। नल हाइपोथेसिस क्या होगा? देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन मैनेजर्स वर्क मोटिवेशन एंड देयर जॉब प्रोफेशन। ठीक है, तो वर्क मोटिवेशन और जॉब प्रोफेशन में कोई रिलेशन नहीं है ना। ये हमने पिछली बार भी नल हाइपोथेसिस बनाए थे, यहाँ पे भी बना रहे हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन मैनेजर्स वर्क मोटिवेशन एंड जॉब प्रोफेशन। ठीक है, जॉब पोजीशन। तो ये जो है आपका हाइपोथेसिस बन गया, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हो गया। अब आपको ये टेबल एज इट इज बना लेना है, और क्या करना है आपको? कॉलम और रो दोनों का टोटल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, मैंने हाई लेवल के लिए टोटल कर दिया है, जो आ रहा है मेरा 20, 10+10, है ना। और लो लेवल के लिए भी मैंने टोटल कर दिया है, तो ये आ रहा है 25, 15+10 एंड टोटल। अब इन दोनों का भी टोटल करना है, 10+15 25, 10+10 20। अब इन सबका जो टोटल आएगा, मतलब इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल, है ना, इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिख देनी है आपको। 45, 45 जो है दोनों। अब देखना है आपको, एक चीज चेक करना है, ये सही तभी माना जाएगा जब आपका इधर से भी टोटल सेम आ रहा होगा, राइट, और इधर से भी टोटल आपका सेम आ रहा होगा, राइट। तो दोनों साइड से आप देख सकते हो 45 ही आ रहा है। ठीक है, सो अब क्या करना है? कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच सेल अंडर द एजम्पशंस ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हर सेल का कैलकुलेट कर लेना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? रो टोटल इंटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। रो टोटल इंटू कॉलम टोटल, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल, समझ में आ गया ना? रो टोटल इंटू कॉलम टोटल, ठीक है, अपॉन ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाए। ओके, फिर जूनियर मैनेजर का एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जूनियर मैनेजर का। तो जूनियर मैनेजर का आप देख सकते हो, जूनियर मैनेजर माइनस जूनियर मैनेजर हाई मोटिवेशन, है ना। तो मैं पहले जूनियर मैनेजर और हाई मोटिवेशन के लिए कर रहा हूँ। तो E इक्वल्स टू ये हो जाएगा तुम्हारा 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 45 इक्वल्स टू आ गया 11.11। क्या किया मैंने? जूनियर मैनेजर और हाई मोटिवेशन, है ना। तो जूनियर मैनेजर और हाई मोटिवेशन, जूनियर मैनेजर हाई मोटिवेशन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको एडअप किया है ना। तो ये देख लो आप 25, है ना। तो जूनियर मैनेजर का कितना आ रहा था? ये कहा गया टेबल, जूनियर मैनेजर का है 25 और हाई मोटिवेशन का है 20। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज मैं ले रहा हूँ। कौन सी दो वैल्यूज? मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ, उसको रब कर देता हूँ 1 मिनट। आपको जो दो वैल्यूज लेनी है वो ये वैल्यूज लेनी है ना। जूनियर मैनेजर दिस वन, हाई मोटिवेशन दिस वन। बस इन दोनों वैल्यूज को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। 25 20 डिवाइडेड बाय 45 कितना आ रहा है? 11.11। फिर जूनियर मैनेजर लो मोटिवेशन, ऐसे ही आप टेबल से देख लो। जूनियर मैनेजर लो मोटिवेशन, इसका टोटल किधर है? जूनियर मैनेजर ये, लो मोटिवेशन ये, ठीक है। तो अगेन 25 इस बार हो जाएगा 25 इंटू 25, ये देख लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 45, ये वैल्यू आ गई।
सेम चीज सीनियर मैनेजर हाई मोटिवेशन, अब मैं बार बार शो नहीं करने वाला हूँ, आप समझ सकते हो। ठीक है, 20 इंटू 20 बाय 45, ये आ गया आपका 8.89। उसके बाद सीनियर मैनेजर लो मोटिवेशन 20 इंटू 25 डिवाइडेड 45, 11.11। यहाँ पे भी आपका कितना आ रहा है, 11.11, राइट। तो ये जो वैल्यूज आ रही है हमारी सबके लिए आ गई। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको एक और टेबल बनाना है। यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो भी अभी हमने कैलकुलेट किया, इन सबको आपको यहाँ पे रख देना है। तो जूनियर मैनेजर हाई 11.11 आया था, जूनियर मैनेजर लो 13.89 आया था, सीनियर मैनेजर हाई 8.86 आया था, और सीनियर मैनेजर लो 11.11 आया था। ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। कोई कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। फिर उसके बाद आपको काई स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। काई स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, काई स्क्वायर फॉर्मूला है काई स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई। ओ क्या है, वेयर ओ इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड ई इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच सेल। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी है, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो आपने अभी लिखा, तो उन वैल्यूज को मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, है ना, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये देख लो 11.11 वैल्यू कितना आ रहा है। अब सबके लिए ऐसे कर लेना है आपको, जूनियर मैनेजर लो मोटिवेशन, जूनियर मैनेजर हाई मोटिवेशन, ऐसे करके आपको सबके लिए वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये आ गया आपका 0.19695। ठीक है, ये आ जाएगा आपका थर्ड वाले के लिए, सीनियर मैनेजर हाई मोटिवेशन 0.126 एंड सीनियर मैनेजर लो मोटिवेशन 0.101। ओके, सारी वैल्यूज आपने लिख ली। अब क्या करना है, ठीक है, अब आपको इन सबको सम कर देना है। तो इन सबको सम कर देते हैं। तो जब हम इन सबको सम कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, 0.523। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। ओके, अब क्या करना है, कंक्लूजन काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स ऑफ द गिवन डाटा इज अप्रोक्सीमेटली 0.523। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स कितना आ गया आपका, 0.523। अब क्या करना है आपको, अब देखते हैं नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस कौन सा प्रूव होगा, है ना। तो वो अभी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेना है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं निकालेंगे तो गेम खराब हो जाएगा ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमें चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 2 - 1। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, नंबर ऑफ रो -1 एंड नंबर ऑफ कॉलम -1। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है। तो आपको एज इट इज ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1। क्रिटिकल वैल्यू कितनी आ रही है, क्रिटिकल वैल्यू जो है 0.05 लेवल पे, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, काई स्क्वायर टेबल चाहिए, है ना। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है। ठीक है, और उसमें से हम मैच कर लेते हैं। ओके, तो आप देखिए ये रहा काई स्क्वायर डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। और यहाँ पे हमें 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमें कैलकुलेट करना है। तो ये रहा 0. ओके, ये 0.005 है, वेरी 0, हाँ ये रहा, मिल गया। ठीक है, तो इस लेवल पे आपको कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम था 1, है ना। तो 1 के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो ये रहा आपका 1 के लिए आपका कितना आ रहा है, 3.814। ठीक है, तो 3.814 जो है ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 0.05 लेवल के लिए। ठीक है, तो ये देखिए आप, जो आ रहा है 3.814, विच इज वेरी मच ग्रेटर देन 0.523। ऑब्वियसली इससे बड़ा है, इससे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब कि आपका जो ये है, देखिए यहाँ पे आप अगर कंपेयर करोगे तो आपका क्या आ रहा है, देखिए कंप्यूटिंग द कैलकुलेटेड काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स विद क्रिटिकल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लेस देन। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन है टेबल पे, तो कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, वो काई स्क्वायर का क्रिटिकल वैल्यू से कम आ रहा है ना। और तो इसकी वजह से क्या कर रहा है, ये नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले रहा है एंड कंक्लूड दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, इनके बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है ना। तो जॉब परफॉर्मेंस, जॉब पोजीशन और वर्क मोटिवेशन, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है वो काफी ज्यादा, काफी कम है जो क्रिटिकल वैल्यू है ना। और क्रिटिकल वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया, देखिए अगर अगर क्रिटिकल वैल्यू एक्स स्क्वायर, मतलब जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, वो क्रिटिकल वैल्यू जो हम देख रहे हैं टेबल से, उससे अगर ज्यादा आता है, ठीक है, तो वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करता है। बट उससे ज्यादा नहीं आ रहा, उससे कम आ रहा है ना। और अगर कम आ रहा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जा रहा है, और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जा रहा है इसका मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ना, पोजीशंस के बीच में। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं।
ओके, अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 9। तो अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको आंसर्स लिखने हैं वो सिर्फ 50 वर्ड्स में आंसर्स लिखने हैं। तो ये बहुत सिंपल है, 15 वर्ड्स 50 वर्ड्स, इसका मतलब एक पैराग्राफ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 साइन टेस्ट, बुक में कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 15। ठीक है, तो वहां पे आप डायरेक्टली वहां से आंसर लिख सकते हो, ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 15। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये है आपका पॉइंट एस्टिमेशन, कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 30, है ना। और ये इसका आंसर है। आप अगर चाहो तो वहां से लिख सकते हो, ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 30, और अदरवाइज आप मेरे आंसर को कॉपी कर सकते हो एज इट इज, नो प्रॉब्लम। उसके बाद डिसीजन एरर, है ना, ये कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 43। अदरवाइज आप मेरे आंसर को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। एंड डोंट वरी, आंसर जो है 50 मार्क्स से ज्यादा है, 50 वर्ड से ज्यादा है, तो आप इसमें कुछ अगर काटना छाटना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन क्या है? ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 10, है ना। तो ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 10, वरना एज इट इज आप आंसर लिख लीजिए। अगर आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, मैं आपको मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल दिखा रहा हूँ, आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। जस्ट 55 रुपीज में ये आपका पूरा पीडीएफ आपका हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 54, है ना। तो लीनियर रिग्रेशन एज इट इज आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 7। ठीक है, तो ये नॉर्मल कर्व है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 सैम्पलिंग एंड स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 59, है ना। और ये पूरा आंसर यहाँ पे मैंने दे रखा है, तो आप एज इट इज आंसर को नोट डाउन कर लीजिए, आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो पूरा आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 48। अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते, आप सीधा सीधा मेरा आंसर लिख लो, दीज आर द बेस्ट आंसर्स। ठीक है, बुक से ही आंसर लिखे हुए हैं, तो ऐसा कुछ बाहर से नहीं है ये। ओके, उसके बाद गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, तो गुडनेस ऑफ फिट कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 58, है ना। ये एक पैराग्राफ का आंसर है, इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज हमने क्वेश्चन नंबर 17 देखा था लास्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। सो क्रूशॉल वॉलिस अनोवा टेस्ट। तो क्रूशॉल वॉलिस अनोवा टेस्ट क्या होता है ना। वो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 36, वहां से आप ये आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा। अदरवाइज आपको, आप अगर ये सारे आंसर्स नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, आप मेरे आंसर्स प्रीफर, आप ये डायरेक्टली पीडीएफ चाहते हो, है ना, इतना लिखना विखने का काम कौन करे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाए एज इट इज, ठीक है, तो आप ये जो गिवन नंबर है ना, इस पे आप कांटेक्ट करिए, राइट। और यहाँ से आप पूरा पीडीएफ ये मेरे से ले सकते हो, जस्ट 55 रुपीज में आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सो नॉट दैट मच प्राइस, है ना, तो आपको बहुत इजीली ये पीडीएफ मिल सकता है, राइट। तो अगर आप लोग को ये वीडियोस पसंद आया, ठीक है, आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया, है ना, और अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ और कमेंट या कुछ सजेशंस मेरे को देना चाहते हो, तो डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली इसको लाइक करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।